इन सेशन 1 27 जैन शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर। तो हमारे पास जो मास होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, कंपोनेंट का, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो मोल फ्रैक्शन में जो हमारे पास आता है वो सब्सटेंस का अमाउंट आता है, तो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। मास परसेंटेज में हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जो होता है वो मास होता है, तो वो टेम्परेचर से वेरी नहीं करता है। मोलिलिटी में भी हमारे पास, अगर आप जानते हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मोलिलिटी की बात करते हैं तो मोलिलिटी हमारे पास होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ओके, तो मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है, बाकी कोई भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करता है? जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ताकि वो जब भी रिएक्ट करे तो खुद क्या हो, रिड्यूस और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। तो अगर MnO4 माइनस की बात करते हैं तो Mn जो है यहाँ पर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज़ +7, तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फर SO4 -2 की बात करें तो X+4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो X इज इक्वल टू +6, तो सल्फेट ही बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेम हियर BrO3 माइनस में Br+7 में है, तो ये भी इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हियर BrO3 माइनस इज आल्सो अ गुड, नॉट +7, +5 में है, +5 में है, +5 में है, तो ये भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेकिन N3 माइनस जो है, N3 माइनस ये इसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सो इट विल एक्ट एज ओनली reducing agent, it will act as only reducing agent, it cannot act as oxidizing agent, so our answer will be what, N3 minus. Okay, now we are moving to the next question. थर्ड देखिए क्या बोल रहा है ये, कि हमारे पास कोल्ड एंड ओके, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा। देखो, इसका मतलब क्या है, दिस इज द सोर्स ऑफ H+, तो ये ऑक्सीजन है, ये कहाँ लग जाएगा, इसको अपना लोन पे किसको डोनेट करेगा, H+ को। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, आप जानते हो, CH3+। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, I-। अब I- जो है ना, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि अगर यहाँ देख पा रहे हो, आप बहुत इजीली देख पा रहे हो कि ये जो है ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना सकता है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना सकता है, और हम जानते हैं अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर होगा SN1। लेकिन अगर 2 डिग्री या 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है तो यहाँ पर होता है SN2। लेकिन अगर 3 डिग्री या फिर ऐसा कार्बोकेटायन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो तो यहाँ पर हमारे पास SN1 होगा। तो SN1 में क्या होता है, पहले कार्बोकेटायन बनता है और उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो आंसर विल बी द फर्स्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इन विच D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय सेंट्रल एटम। तो अगर हम BrF5 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो, अब देखो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से, अब ये दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दोनों कोवैलेंट, सिंपल कोवैलेंट कंपाउंड है, तो इनके लिए मेथड अलग है निकालने का। Sn इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, दैट इज 7 ऑन Br, प्लस मोनोवैलेंट एटम, नो पॉजिटिव चार्ज, नो नेगेटिव चार्ज, सो इट इज़ कमिंग टू अस 12 नॉट 12 एक्चुअली 6। तो अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारे पास क्या, sp3d2। अगर इसकी बात करते हैं तो सेम हमारे पास हाफ 6 + 6 - 0 + 0 अगेन कमिंग टू 6, तो इट इज़ कमिंग टू अगेन sp3d2। हाँ, अगर इसकी बात करते हैं तो
तो यहाँ पर PtCl4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो केवल 2 ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, ईदर sp3 और dsp2, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर होगा थर्ड। यहाँ पर हमारे पास NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो sp3d2 नहीं होगा, होगा हमारे पास d2sp3। ओके, दिस इज द आंसर, थर्ड इज द आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। Phenolic group can be identified by Lucas test केवल और केवल 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। कार्बिलामिन टेस्ट ओनली 1 डिग्री अमीन। टॉलेंस टेस्ट ओनली एल्डिहाइड, ठीक है, ओनली एल्डिहाइड। तो हमारे पास केवल एक चीज़ बचती है, थैलिन टेस्ट। थैलिन टेस्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इधर। ये हमारे पास फिनॉल हो गया और ये हमारे पास थैलिन हो गया, ठीक है, H2SO4। तो जो कंपाउंड बनता है हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखिएगा उसको, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फिनॉल ऐड हो जाता है, इस पर ये होता है हमारे पास फिनोफ्थलीन, डन, ठीक है। तो ये फिनॉल का वन ऑफ द टेस्ट है, इसका क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है। ओके, रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंटैक्ट आफ्टर कोएगुलेशन एग वाइट ऑन बॉइलिंग। हमारे पास ये बोला जाता है कि एग जो होता है ना, वो गर्म करने पर लिक्विड से जो एग वाइट होता है, या फिर उसके अंदर जो एग यॉक होता है, येलो टाइप का जो सब्सटेंस होता है, वो हीट करने पर जो होता है लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या एंट्रोपी डिक्रीज हो रही? नहीं, वहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम एग को हीट करते हैं तो जो उसके अंदर के प्रोटीन है वो डीनेचुरेट होने लगते हैं, फ्रॉम क्वाटरनरी प्रोटीन टू टर्शरी प्रोटीन, देन सेकेंडरी प्रोटीन एंड देन प्राइमरी प्रोटीन, ठीक है। प्राइमरी प्रोटीन के बाद फिर कहीं नहीं जाते हैं, कहीं नहीं टूटते हैं। ओके, तो विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंटैक्ट आफ्टर कोएगुलेशन और आफ्टर हीटिंग व्हेन एग वाइट ऑन बॉइलिंग, द सेम क्वेश्चन ऑन हीटिंग। तो कौन सी स्ट्रक्चर पर अगर वो प्रोटीन रुक जाता है? प्राइमरी पर। इस प्राइमरी को कुछ नहीं होता है, बाकी ये सब तीनों जो हैं एक एक करके डीनेचुरेट होने लगती है, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड होमोलॉगस सीरीज ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट हमारे पास जो होमोलॉग होगा वो कौन होगा? फॉर्मिक एसिड, और दूसरा होमोलॉग कौन होगा? एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आंसर होगा फर्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। ओके, थर्ड हमारे पास ये होगा, फोर्थ ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव SN1। तो SN1 कौन देता है? जो अच्छा कार्बोकेटाइन बनाता है, जो स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनाता है। तो चेक कर लेते हैं कौन कौन स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बना रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बना, रेजोनेटिंग स्टेबलाइज, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं हम, ये भी स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बना रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं हम, ये 3 डिग्री स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बना रहा है, ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर। फिर भी एक बार चेक करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। हम जानते हैं विनाइलिक कार्बोकेटाइन या कार्बोकेटाइन ऑन द pi bond is not stable at all. Okay, so answer will be third, which will not show the SN1 mechanism. Okay, now we are moving to the next question, in which all have D10 configuration in the ground state. हमें पता है, बहुत easy question है, the answer number is the first, ठीक बात है। जिंक कैडमियम, सॉरी नॉट द आंसर नंबर फर्स्ट, नॉट सॉरी, एक मिनट चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, फर्स्ट ही होगा, ठीक है। कॉपर जिंक, ये होता है 3D10, एक एक्सेप्शन आपने बहुत पढ़ा होगा क्रोमियम एंड कॉपर का, सो दिस इज़ वन ऑफ देम। और ये होता है हमारे पास 3D10 4s2। अब इसके नीचे आता है कैडमियम मरकरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4D10 5s2 और ये हो जाएगा 5D10 6s2। फिर हमारे पास आता है इसमें क्यों आज आए, ओके, तो हो जाएगा 4D10
5s1। तो हमारे पास ये चारों जो है फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं, जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट में जो है 3d10 रखते हैं। ओके, सो फर्स्ट विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है ना, सबसे पहले तो होती है कि उस सारे ऑक्टेट जो होने चाहिए वो कंप्लीट होने चाहिए। तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर ऐसी दिख रही है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, एक तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ। हमारे पास जो नंबर थर्ड स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये लीस्ट स्टेबल होगी। तो ऐसे कितने ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड में ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन हमारे पास यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है चार्ज सेपरेशन इसमें तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें चार्ज सेपरेशन हो रहा है। तो चार्ज सेपरेशन इज नॉट मच स्टेबल पैरामीटर। ओके, सो फर्स्ट विल बी द मोर स्टेबल देन द सेकंड एंड थर्ड विल बी द लीस्ट स्टेबल बिकॉज द कार्बन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सो आंसर विल बी द फर्स्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट प्रोडक्ट। चलिए तो देखते हैं इसको। सही क्वेश्चन है। PH CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये हो रहा है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रेशन विद बोरेशन। तो यहाँ पर एडिशन होता है HOH का विद एंटी मार्कोनिक। तो ये क्या हो जाएगा, HCH2OH। सही बात है, ठीक है। फिर आ रहा है हमारे पास HBr। तो HBr क्या करेगा, HBr क्या करेगा, इसको हटाएगा। ओके, तो यहाँ पर हट गया Br विद SN2, विद SN2। अगर आप बोल रहे हैं कि सर ये पहले एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा और फिर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा, नहीं भाई, विद SN2 हो रहा है ये सब। ओके, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आ रहा है हमारे पास Mg ड्राई ईथर। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। ओके, फिर हमारे पास आ रहा है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो H2CO CH2 CH2 PH और यहाँ पर फाइनली क्या लग जाएगा, OH। तो आंसर विल बी द फोर्थ, विल बी द आंसर। ठीक है, डन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, द टेक्निक यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंसेस। बहुत इजी है कि अगर वो वाटर इमिसिबल है तो उसको स्टीम डिस्टिलेशन कर दो। यही मेथड हम जो हमारे पास बहुत सारे इत्र वगैरह होते हैं, जो सेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ में लेते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन हम इसके लिए वाटर, हाँ एक कंडीशन ज़रूरी है, वाटर इमिसिबल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, और स्टीम से वो वोलेटाइल होना चाहिए। स्टीम से वोलेटाइल मतलब स्टीम उसको वोलेटाइल बना सके। अगर स्टीम वोलेटाइल नहीं बना पाएगी तो कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, इफ वैल्यूज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वैल्यूज ऑफ डेल्टा H नॉट एंड डेल्टा S नॉट फॉर अ प्रोसेस आर दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1/k। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा G नॉट होगा, यहाँ पर डेल्टा G नॉट जो होगा वो होगा डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट 77.2 माइनस 300 इंटू 48 इंटू 10⁻³ 300 केल्विन दे रखा। और ये मैंने 48 जूल, तो मैंने इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ लगाया है। तो मैंने सॉल्व कर रखा है ये, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 62.8 किलो जूल। तो डेल्टा G नॉट हमारे पास क्या होता है, -2.303 RT log K। इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा G नॉट 2.303 RT। मैंने माइनस को अगर लॉग के साथ अगर मैं इसको रखूँगा तो इसको 1/k लिख सकता हूँ बहुत इजीली। तो बहुत इजी हो गया। इसकी वैल्यू डेल्टा G की वैल्यू यहाँ पुट करो, 10⁻³ 2.303 R 8.314 टेम्परेचर 300 केल्विन log 1/k will get the value. Okay, so it is coming to us log 1/k approximately 11. So this is the answer. Now the next question is, which of the following statement is correct? ओके, तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से उठाकर एक लाइन डाल दी गई है, मतलब उस लाइन से एक क्वेश्चन बना दिया गया है कि सीई
4 to CE+4 to CE+3 इज इक्वल टू, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल इसकी वैल्यू होती है 1.74, जो कि बहुत हाई वैल्यू मीन्स द CE+4 इज हैविंग हायर टेंडेंसी, अ वेरी हाई टेंडेंसी to get reduced, means it will act as a very good oxidizing agent. Okay, so Ce+4 is a very good oxidizing agent. Clear? Okay, now we are moving to the next question. Oxygen is always present in -2 oxidation state. नहीं, ऐसा नहीं है. ओके जैसे कि मैं एक बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जैसे कि Na2O2 की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है -1 में है. KO2 की बात करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना वो -1/2 में है. HOF की बात करते हैं या फिर O2F2 की बात करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको प्लस में दिखेगा. O2F2 की बात करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है +1 में. ठीक है. स्टेबिलिटी ऑफ नाउ द मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 4 +4 एंड +6 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये सही बात है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास जो है लगने लग जाते हैं, इसलिए जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 16 क्वेश्चन व्हाट इट इज सेइंग, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन. तो आप जानते हो यहाँ पर क्या बनेगा. ए जो रहेगा, ए बनेगा हमारे पास NH3CH2 NH3Cl then excess NaOH. easy it will be NCERT से डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे दिया गया है, NH2 plus H2O plus NaCl, 2 NaCl. Okay, so answer is the second. So this was the complete the question which I got, solution of the JEE Main 27th Jan shift 2. Okay, अगर आपको थोड़ा सा लगे कि क्वेश्चंस के ऑप्शन या क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट है, मतलब जहाँ से मुझे मिला, ओके तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आगे आप कौन शिफ्ट का पेपर सॉल्व करना चाहते हो. ओके, सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके, थैंक